मेरे दादा लगभग 2 महीने पहले गुजर गए। वो जमीन जायदाद मुझे विरासत में मिली और मैंने तय किया कि दादा दादी का छोड़ा हुआ ये पुराना घर मैं फिर से ठीक कराऊंगा। अटारी की सफाई करते समय मुझे एक धूल धूसरित धातु का डिब्बा मिला जो बीम के पीछे छिपा हुआ था। ये इतना जंग खाया और पुराना था जैसे दशकों से किसी ने इसे छुआ ही ना हो। ढक्कन का कुंडा पहले ही टूट चुका था और बड़ी मशक्कत के बाद मैं इसे खोल पाया। अंदर कुछ बेतरतीब रखी हुई पुरानी चीजें थी। एक धुंधली हो चुकी सैन्य पदक, पीले पड़ चुके कुछ दस्तावेज और एक फीकी सी पुरानी तस्वीर। तस्वीर में मेरे दादा लगभग 40 बरस के लग रहे थे, चेहरा गंभीर, और उनके बगल में 2 अनजान आदमी खड़े थे। तीनों ने पुराने ढंग के अंतरिक्ष सूट पहन रखे थे। पृष्ठभूमि एक नीरसी धूसर रंग की थी, मानो नासा की किसी मानक पृष्ठभूमि पर फोटो खींची गई हो। लेकिन मैंने बहुत ध्यान से देखा, कहीं भी नासा का कोई चिन्ह नहीं था। तस्वीर शायद 1970 के दशक में खींची गई होगी। तीनों के अंतरिक्ष सूट पर जो प्रतीक चिन्ह था उस पर लिखा था एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरेशन। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या मेरे दादा सचमुच अंतरिक्ष यात्री थे? उन्होंने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? और ये एक्सप्लोरर मिशन आखिर था क्या? डिब्बे के सबसे नीचे रखे दस्तावेज ने मुझे जवाब दिया। प्रिय परिवार, अगर तुम लोगों को ये कागजात मिले हैं तो समझ लो कि अब सच बताने का समय आ गया है। 1972 में मैं वियतनाम में नहीं था। ये बात मुझे कभी जाहिर नहीं करनी चाहिए थी, मगर अब जब तुम ये सब देख चुके हो तो ये भी मायने नहीं रखता। उस साल मुझे और कुछ अन्य पायलटों को एक गुप्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चुना गया। ये मिशन जनता के लिए कभी ज्ञात नहीं होना था, लेकिन देश को हमारी जरूरत थी। उस समय सोवियत संघ ने चुपके से चांद की कक्षा में एक उपग्रह भेजा था। व्हाइट हाउस को उसके असली उद्देश्य का पता नहीं था। बस इतना कहा गया था कि वो उपग्रह कुछ हफ्ते पहले चांद के पिछली ओर गिर चुका है। उसमें मौजूद डेटा को अत्यंत महत्वपूर्ण आंका गया। हमें 3 लोगों को वहां भेजा गया ताकि हम उसका स्टोरेज कार्ड वापस ला सकें। इस मिशन का नाम था एक्सप्लोरर। बाहर की दुनिया को बताया गया कि ये अपोलो 18, लेकिन असलियत में ये एक छलावा था। उपकरण, प्रक्षेपण विंडो, यहां तक कि लॉन्च पैड का शेड्यूल, सब अपोलो 18 की आड़ में किया गया। नासा नाराज था, लेकिन मजबूर। दुनिया को लगा कि मैं वियतनाम में तैनात हूं, जबकि हकीकत में मैं कठोर अंतरिक्ष प्रशिक्षण ले रहा था। कुछ हफ्तों बाद हम विशाल रॉकेट पर सवार हुए। वो दैत्याकार यान हमें चांद के उस हिस्से पर ले जाने वाला था जहां कोई इंसान पहले कभी नहीं पहुंचा। मैं मिशन कमांडर था। लेफ्टिनेंट कार्वर लूनर मॉड्यूल का संचालन कर रहा था और लेफ्टिनेंट एकमैन कमांड मॉड्यूल को संभाल रहा था। 3 दिन की यात्रा के बाद हम चांद की कक्षा में पहुंचे। हर बार जब हमारा यान चांद के अंधेरे हिस्से में पहुंचता तो संचार पूरी तरह टूट जाता। खिड़की से उस निर्जीव ग्रह को देखकर मुझे एक अजीब सा भय महसूस हुआ, मानो पूरी इंसानियत से कटा हुआ, ठंडी खामोशी और भारहीनता में दबा हुआ। चांद का पिछला हिस्सा तस्वीरों और वीडियो से बिल्कुल अलग था। वहां कोई चिकना मैदानी इलाका नहीं था, केवल गड्ढों का अंतहीन विस्तार, जैसे किसी ने ग्रह को कुतर कुतर कर खोखला कर दिया हो। हमने उतराई शुरू की। मैं और कार्वर लूनर मॉड्यूल से उतरे, जबकि एकमैन ऊपर कक्षा में मंडरा रहा था। संपर्क मुश्किल था। केवल हर 2 घंटे में 35 मिनट का अवसर मिलता था जब एकमैन से बात हो सकती थी। उतरते समय सब कुछ निस्तब्ध था। केवल हेलमेट में मेरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैं कोई मजाकिया सा वाक्य कहना चाहता था, लेकिन कार्वर ने जल्दी काम करने को कहा। हमने झंडा गाड़ा, रोवर जोड़ा और लक्ष्य स्थल की ओर निकल पड़े। कई घंटे बाद जब हम गिरे हुए उपग्रह के पास पहुंचे तो नजारा हैरान करने वाला था। वहां ढेर सारे पैरों के निशान थे, हमारे नहीं और नहीं इंसानी जैसे। उनकी लय, गहराई और आकृति हमारी स्पेस बूट से बिल्कुल अलग थी, जैसे किसी और प्रकार की गुरुत्वाकर्षण के लिए बनी हो। और उपग्रह का स्टोरेज कार्ड गायब था। किसी ने हमसे पहले वहां पहुंचकर उसे ले लिया था। हमने तुरंत रिपोर्ट की। एकमैन की आवाज आई, घबराई हुई, ये असंभव है। अगर ये सोवियत है तो उन्होंने चांद पर कैसे उतर लिया जबकि हमें खबर तक न हुई?
उनके पास तो ये क्षमता ही नहीं है। हम उलझन में थे। हमारे पास दो विकल्प थे, वापस लौट जाना या उन निशानों का पीछा करना। हमने पीछा करने का फैसला किया। रोवर चलाते हुए हम दूर तक गए, जहां आधा धंसा हुआ एक अजीब अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। उस पर सोवियत झंडा बना था, मगर उसका ढांचा हमारे यानों से बिल्कुल अलग था। अजीब अनुपात, अस्वाभाविक डिजाइन, जैसे किसी असफल नकल का परिणाम। अगर वाकई रूसी वहां होते तो वे रेडियो पर जवाब देते, लेकिन वहां केवल सन्नाटा था। हमने बार बार पुकारा, ये एक्सप्लोरर है, हम तुम्हें देख रहे हैं, जवाब दो। कोई जवाब नहीं। वो यान एक कब्र की तरह खामोश पड़ा था। टूटे फूटे धातु, खिड़कियां भीतर से बंद और चारों ओर मृतप्राय निस्तब्धता। डिवाइस को अनलॉक करने और एयरलॉक खोलने में हमें काफी समय लगा। अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। फटे हुए अंतरिक्ष भोजन के पैकेट जमीन पर बिखरे पड़े थे। उनकी पैकेजिंग बिखरी हुई थी और टुकड़े आपस में मिलकर एक गीला, चिपचिपा, लाल भूरे रंग का तरल पदार्थ बना हुआ था, जो दीवारों और फर्श पर बिखरा हुआ था। वो खाना नहीं था। मैंने अपना सिर नीचे की ओर गहराई में धकेला, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में कांच का एक टुकड़ा घुस गया हो, जो दर्द को छुपा रहा हो। केबिन में सिर्फ 2 सीटें थी, जिनके चारों ओर सामान और बाहरी सैंपलिंग की बोतलें रखी थी। लेकिन हमने पूरे अंतरिक्ष यान की तलाशी ली, लेकिन मेमोरी मॉडल नहीं मिला। वेंट के पास दीवार पर एक स्पेस सूट टंगा था, सिर्फ एक। जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा, हमें कुछ एहसास हुआ। इस अंतरिक्ष यान में 2 लोगों को ले जाना था। क्या कोई और व्यक्ति था? वो कहाँ गया था? हमारे पास सोचने का समय नहीं था। ऑक्सीजन का स्तर पुलिस घेरे तक गिर चुका था और वापस लौटने में बहुत देर हो चुकी थी। हम जल्दी से अपने कदम पीछे खींचे, अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए। पैरों के निशान चांदनी पर छा गए थे। आधे रास्ते में ही मैं अचानक रुक गया, आसमान की तरफ देखा और नानफो से पूछा, क्या तुमने आते हुए उसे देखा था? उसने भौहें चढ़ाई और बुदबुदाया, वो मर चुका है। तुमने ही तो कहा था। किताब हमारे बाईं ओर 33 डिग्री पर थी। अब आसमान मानो गायब हो गया हो। हम चंद्र मॉड्यूल पर वापस लौटे और तुरंत घटना की सूचना दी। तस्वीरें आने के बाद मिशन कंट्रोल को भी सूचित किया गया। मैंने सुना वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उस रात मैं अपनी पहली कक्षा में पहुंचा। हालांकि कक्षा का नाम शुभ रात्रि था। सूरज अभी भी आकाश में ऊंचा था। बस हम अपना ध्यान पृथ्वी के कार्यक्रम पर केंद्रित कर रहे थे। ब्रेक के दौरान मैंने एक सपना देखा। अपने सपने में मैं चंद्र सतह पर अकेला चल रहा था, पहले खगोलीय पिंड के रास्ते पर। एक पल की चमक के बाद मैं धीरे धीरे अंतहीन अंधकार में प्रवेश कर गया। मेरे सामने एक धुंधली सी आकृति उभरी, एक सोवियत अंतरिक्ष यान का स्पेस सूट। वो चंद्र धूल में अकेला लेटा था। उसके अंग एक अजीब सी मुद्रा में मुड़े हुए थे, मानो किसी शुद्ध शक्ति द्वारा सहारा दिया जा रहा हो। मैं एक कदम और आगे बढ़ा और खुद को रोक नहीं पाया। भारी छतरी उठाते हुए मैं स्तब्ध रह गया। स्पेस सूट में चेहरा मेरा अपना था। वो सूखे खून से लथपथ था। उसका मुंह खुला हुआ था। उसकी आंखें खोखली थी। मेरे सामने 2 काले छेद मंडरा रहे थे, जैसे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब अंतरिक्ष की गहराइयों में प्रतिबिंबित हो रहा हो। मेरा निर्जनपन जाग उठा था। उस सुबह चंद्र मॉड्यूल में लगे रेडियो ने एक अज्ञात जैमिंग सिग्नल को पकड़ना शुरू कर दिया। ये न तो मंगल ग्रह से था, न ही पृथ्वी से। ये कुछ ऐसा था जिसे हम ठीक से पहचान नहीं पा रहे थे। अंतरिक्ष के शून्य से निकलती एक पतली डोरी की तरह वो ध्वनि धीरे धीरे हमारे चैनल में घुस आई। ये मूल आवाज का एक दोहरावदार विस्तारित स्वर था, जिसके बीच बीच में नियमित अस्वाभाविक विराम थे। कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। कभी कभी थोड़ा बदला हुआ, लेकिन स्पष्ट और विशिष्ट। हमने बाहरी स्पीकर से सिग्नल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमने जैसे भी सुना वो भाषा जैसा नहीं लग रहा था। ये एक पुकार जैसा लग रहा था। खाना खाने के बाद हम फिर से निकल पड़े, उस अज्ञात सिग्नल के स्रोत का पता लगाने के लिए तैयार। सूरज कल की तुलना में थोड़ा नीचे था। उसकी रोशनी गुफा के तल पर तिरछी पड़ रही थी,
जिससे एक खामोश प्रतीक्षारत दरार जैसी परछाइयां बन रही थी। हमें पता था कि कुछ ही दिनों में ये जगह डूब जाएगी पूर्ण प्रकाशहीन अंधकार, जिसके लौटने की कोई संभावना नहीं। हम लगभग 1 घंटे तक सिग्नल के स्रोत की ओर खोजते रहे। अंततः दूर क्षितिज पर हमें कुछ दिखाई दिया। ये एक अंतरिक्ष सूट था जो धूल में चुपचाप पड़ा था, और बस यूं ही हमने सोवियत अंतरिक्ष यान को दीवार पर लटका हुआ देखा। कार्वर नीचे झुके और फुसफुसाए, हमें अपना पुराना दोस्त मिल गया है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे पास आते गए। मैं अपने दिल में जानता था कि मुझे और करीब नहीं जाना चाहिए और आगे नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरा शरीर बेकाबू होकर खिंचता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही मेरी उंगलियों ने छज्जा छुआ, कभी मृत पड़ा अंतरिक्ष सूट हिल उठा। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और मुझे थाम लिया। अंतरिक्ष सूट की गूंजती परत से कमजोर कांपती रूसी आवाजों की एक श्रृंखला सूट की गूंजती परत को भेदती हुई, लगभग ढहती हुई। बचाओ, बचाओ। हमने उसे तुरंत चंद्र मॉड्यूल में वापस खींच लिया। उसकी बाह पर एक नाम लिखा था, टार्कोव। वो एक सोवियत अंतरिक्ष यात्री था, बेहद कमजोर और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, फिर भी जिंदा था। घंटों तक वो होश में आता जाता रहा, लेकिन कभी बोला नहीं। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन था, उसका मिशन क्या था, या उसका अतीत भी। वो कौन था जो उसके दोस्त के साथ था? जल्द ही पृथ्वी को व्हाइट हाउस से निर्देश मिले कि उस जादूगर को सुरक्षित परिस्थितियों में वापस लाया जाए। उस रात मैं अवलोकन खिड़की से टिककर सो गया। जब मैंने फिर आंखें खोली तो मैं दंग रह गया। चंद्र मॉड्यूल के बाहर लगा अमेरिकी झंडा गायब हो गया था। जमीन पर पैरों के कोई निशान नहीं थे, एक निशान भी नहीं, एक भी निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे झंडा वहां था ही नहीं। पहले तो मुझे लगा कि वो कोई फ्लाइट अटेंडेंट है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसने मेरी जानकारी के बिना लैंडिंग गियर का दरवाजा खोला हो। हमने इसे रद्द करने का अनुरोध किया, ये स्पष्ट करते हुए कि स्थिति किसी की भी अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल और खतरनाक थी। लेकिन पृथ्वी की प्रतिक्रिया उल्लेखनीय रूप से ठंडी थी। डेटा मॉडल पुनर्प्राप्ति बाकी सबसे ऊपर है। हम चुप रहे। अंततः बिना किसी कारण के हमने अगले दिन खोज जारी रखने का निर्णय लिया। खोज। उस रात मैंने फिर वही दृश्य सपना देखा। उसमें स्पेस सूट धूल में निश्चल पड़ा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बल मुझे कदम दर कदम उनसे दूर खींच रहा है। जब मैं उठा तो मुझे पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही मैं बैठा, मैंने देखा कि टैगफ व्यूफाइंडर के पास खड़ा है, मेरी ओर देख रहा है। व्यूफाइंडर में निश्चल जमीन दिखाई दे रही थी। उसके हाथ मेरे पीछे बंधे हुए थे। कार्वर बिस्तर पर बैठा था, अपने शरीर को घूर रहा था। टैगफ धीरे धीरे मुड़ रहा था। कार्वर के बगल में नदी के किनारे की ओर चल रहा था और रुक गया। उनके बीच का सन्नाटा शून्य जैसा था। मैंने फुसफुसाते हुए उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। वो थोड़ा सा हिला, मानो कुछ फुसफुसा रहा हो, लेकिन मैं सुन नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे वे यहां आवाजें। फिर वो लेट गया और फिर से सो गया। मैं पूरी रात जागता रहा। मेरी नजरें दूसरों पर टिकी रहीं। एक पल भी आराम करने की हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह जाने से पहले टैफ ने ध्यान से खोजा और अपने स्पेससूट के स्टोरेज कंपार्टमेंट में एक हाथ से बनाया हुआ नक्शा पाया। ये इस चंद्र क्रेटर का एक स्थलाकृतिक नक्शा था। हम जहां थे उससे ज्यादा दूर नहीं, कहीं एक क्रॉस का निशान बना था। और भी अजीब बात यह थी कि ये उस पहली रोशनी की दिशा थी जो मैंने देखी थी। मेरी चाची और मैंने लगभग कुछ नहीं कहा और हमने तुरंत चलने का फैसला किया। 25 फुट का रोवर लैंडिंग गियर में खड़ा था। हमारा रोवर असल में 3 लोगों को ले जा सकता था, लेकिन मैंने नीचे रहने की जिद की। मैं तारे के पास गया और फुसफुसाया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमें चांद पर मॉडल तो नहीं मिला, लेकिन सोवियत अंतरिक्ष यान अचानक गायब हो गया और फिर वो जमीन से अचानक ऊपर आ गया। उसका चेहरा साफ था और उसका बैग अंदर था। झांग ने नक्शे पर जगह चिन्हित कर दी। क्या संयोग है, चाहे वो ये व्यक्ति हो या ये दिशा,
मैं फिर भी मूर्ख ही हूं। हम उससे कैसे निपटेंगे? मैंने सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन एक बात मेरे लिए साफ है, हम पृथ्वी को वापस नहीं ला सकते। लैंडिंग मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल दोनों में काफी जगह है। हम नक्शे पर अंकित दिशा का अनुसरण करते हुए उस धुंधले अनजान रास्ते पर चल पड़े। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे डूब रहा था। रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी और चंद्र रोवर की हेडलाइट्स की किरणें धूल में से रास्ता बना रही थी। जल्द ही हमने उसे देखा। वो अजीब सी इमारत, धूल में एक काली सी संरचना चुपचाप खड़ी थी, लगभग 3 मीटर ऊंची, एक सममित त्रिकोणीय पिरामिड। उसकी सतह लगभग अवास्तविक रूप से चिकनी थी, बिना किसी जोड़, कोने या प्रतिबिंब के, मानो किसी ऐसी धातु से बनी हो जो प्रकाश को अवशोषित करती हो। हमने कार रोकी और उसके सामने काफी देर तक चुपचाप खड़े रहे। ये निश्चित रूप से मानव निर्मित नहीं था। हमने धीरे धीरे उसके चारों ओर चक्कर लगाया, कुछ तस्वीरें ली, लेकिन हमारे दिलों में बेचैनी बढ़ती गई, मानो कोई हमें चेतावनी दे रहा हो कि हम और करीब न जाए। तभी रेडियो पर अचानक एक धीमी गाली सुनाई दी। मैं तेजी से मुड़ा और देखा कि कार्वर वही जड़वत खड़ा है। उसकी आंखें दूर तक टिकी है। मैंने उसकी निगाहों का पीछा किया। रोशनी में एक जानी पहचानी आकृति धूल में गर्व से खड़ी थी। 20 फुट दूर एक स्पेस सूट सीधा खड़ा था। छाती पर लगी पट्टिका फटी हुई थी, लेकिन मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही सूट था जो हमने सोवियत कैप्सूल में देखा था। छज्जा खुला था, जिससे अंदर एक अंधेरी खाली जगह दिखाई दे रही थी, लेकिन वो वही खड़ा था, हवा से अविचल, बिना किसी सहारे के, और फिर भी सीधा खड़ा था। मेरा गला रुंध गया और मैं बोलने ही वाला था कि मेरे ईयरपीस से एक तीखी आवाज निकली। फिर आवाज आई, एक धीमी दबी हुई फुसफुसाहट, गहरे कुएं की तरह। तुम यहां के नहीं हो। स्वर कठोर था, लय अजीब थी। जैविक और यांत्रिक आवाजों का मिश्रण मेरे दिमाग में गूंज रहा था, किसी रेडियो के जरिए नहीं, बल्कि सीधे मेरे मन की गहराइयों में। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, अचानक एक तेज रोशनी की चमक फैल गई। दुनिया तुरंत एक खाली सफेदी में बदल गई। जब मेरी दृष्टि वापस लौटी तो स्पेस सूट गायब था। हेडसेट में कार्वर की आवाज तेज और अस्त व्यस्त, लगभग बेकाबू गूंज उठी। हमें जाना होगा। हम बेतहाशा चंद्र रोवर पर चढ़ गए और चंद्र मॉड्यूल की ओर तेजी से वापस चल पड़े। जब तक हम पहुंचे, सूरज पूरी तरह डूब चुका था और चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। बस चंद्र मॉड्यूल की हल्की हल्की रोशनियां चमक रही थी। मैं अचंभित रह गया और इधर उधर देखने लगा। वो सोवियत आदमी एक कोने में दुबका हुआ था। मैं गुस्से से भर गया। इस शापित सोवियत आदमी को यातना देना चाहता था। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे छिपा लिए, मानो कुछ छिपा रहा हो। मैं बोलने ही वाला था कि अचानक वह चीज बाहर निकली। एक नुकीली धातु की छड़ मेरे हेलमेट से टकराई। टक्कर से मैं पीछे की ओर गिरा। मेरे कानों में झंझनाहट होने लगी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं धूल में गिर पड़ा। मेरी दृष्टि तेजी से घूम रही थी। मैंने कार्वर और टार्कोव को एक दूसरे से जूझते देखा। धूल का गुबार उठ रहा था और हलचल की आवाज भयानक थी। मैंने दांत पीसकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर धकेलने के लिए आगे बढ़ा। हम दोनों जमीन पर गिर पड़े, एक ढेर में उलझ गए। मैंने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वो पहले से ही ऊपर था। उसके हाथ मेरे स्पेससूट को कसकर पकड़े हुए थे, जिससे मेरा दम घुट रहा था। मैंने उसे मेरे हेलमेट का बकल पकड़ने की कोशिश करते देखा। जैसे ही बकल टूटा, अंतरिक्ष के शून्य में मेरा दम घुटने लगा। उस महत्वपूर्ण क्षण में मैंने पास में पड़े एक नुकीले पत्थर को उठाया और उसे उसके हेलमेट पर जोर से दे मारा। एक तीखी आवाज के साथ मास्क फट गया और दरार तेजी से फैल गई। उस दरार से हवा बाहर निकलने लगी। मैं पलटा और अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मेरी उंगलियां उस खूनी धातु की छड़ को छू रही थी। लगभग सहज ही मैंने उसे उठा लिया। वो फिर से झपटा और मैंने पीछे से रॉड उसकी छाती में दे मारी। वो कराह उठा। उसका शरीर मेरे शरीर से टकरा रहा था। हमारे हेलमेट लगभग एक दूसरे से चिपक गए थे।
उसकी आखिरी सांसें थमने से पहले वो फुसफुसाया, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, उस आवाज पर ध्यान दो। उसका शरीर ऐंठ गया और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। मैंने उसे एक तरफ धकेल दिया और कार्वर की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ा। वो लूनर मॉड्यूल के पास गिर पड़ा। उसके स्पेस सूट का एक भयानक घाव उसकी जांघ पर था। लाल खून धीरे धीरे निर्वात में खिंच रहा था, पतले रेशों की तरह घने अंधेरे में बिखर रहा था। मैं जल्दी से उसे मॉड्यूल के अंदर घसीट कर ले गया तो देखा कि प्राथमिक चिकित्सा किट गायब थी। मैंने घाव पर दबाव डाला, खून बहने से रोकने की कोशिश की, लेकिन घाव से खून बहता रहा। वो पीला पड़ गया था, उसके होंठ कांप रहे थे। उसने अपना सिर उठाया और मुश्किल से बोला, सोवियत मॉड्यूल में एक और प्राथमिक चिकित्सा किट है, तुम्हें उसे लेना ही होगा। मैंने सिर हिलाया और फुसफुसाया, मत मरो कार्वर, ये आदेश है। वो धीरे से मुस्कुराया, फिर बेहोश हो गया। मैं मुड़ा और चला गया। चंद्र मॉड्यूल से सोवियत मॉड्यूल तक की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सफर जिंदगी भर का लग रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मैं घुटन भरे अंधेरे को गौर से देखता रहा। हर कदम अनजान रास्ते पर चलने जैसा लग रहा था, मानो किसी भी पल कोई परछाई से उछलकर बाहर आ जाए। जब मैं आखिरकार सोवियत मॉड्यूल पहुंचा तो मैंने देखा कि दीवार पर टंगा स्पेस सूट गायब था। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन मेरी रीढ़ में एक बेकाबू ठंडक दौड़ गई। मैंने जल्दी से अपनी मेडिकल किट उठाई और जाने के लिए मुड़ा। मेरी गति पहले से भी तेज थी, लेकिन मेरे मन में वे शब्द किसी जहरीले सांप की तरह मेरे चारों ओर लिपट गए। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, उस आवाज का पीछा करो। टार्कोव की आवाज मेरे मन में बार बार गूंज रही थी और चलते चलते और भी स्पष्ट होती जा रही थी। मैंने रेडियो वापस उसी चैनल पर लगा दिया जहां हमने पहली बार वो अजीब सी आवाज सुनी थी। वो बड़बड़ाहट अब भी थी, लेकिन अब वो कोई अस्पष्ट प्रतिध्वनि नहीं थी। मैंने खुद को बुदबुदाते हुए सुना, आवाज का पीछा करो। वो आवाज मुझे राह दिखा रही थी, पर साथ ही फंसी भी हुई थी। क्या वो आवाज वही थी जिसका जिक्र टार्कोव ने किया था? उसने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं। फिर कौन? खुद टार्कोव, कार्वर या जमीनी कमांडर? मेरे पास इस रहस्य का पता लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने रोवर स्टार्ट किया और सिग्नल के स्रोत की ओर चल पड़ा। टायर नरम धूल में लगभग चुपचाप चरचरा रहे थे। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। मेरी हथेलियां पसीने से तर थी। हर मिनट ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद मैं एक छोटे से गड्ढे पर पहुंचा। रोवर की हेडलाइट्स ने तुरंत उसके तल को रोशन कर दिया। पहले तो मैं उसकी रूपरेखा समझ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रकाश को परावर्तित कर रहा हो, मानो किसी कांच का, नहीं पत्थर का। मैं धीरे धीरे गड्ढे की दीवार से नीचे उतरा, अपनी हेडलाइट्स पूरी पावर पर। प्रकाश ने पल भर में पूरे दृश्य को रोशन कर दिया और मैं वही जम गया। ये एक आयताकार काला स्लैब था जो गड्ढे के बीचों बीच चुपचाप पड़ा था। इसकी सतह पर एक ठंडी चमक थी, वही सामग्री जो उस त्रिकोणीय पिरामिड की थी जिसे हमने पहले खोजा था। पत्थर के स्लैब पर एक लाश पड़ी थी। मुड़े हुए अंग ऐसे लग रहे थे मानो बुरी तरह टूटे हुए हों। मांस के नीचे से हड्डियां बाहर निकली हुई हों। ये मुद्रा किसी भी प्राकृतिक मानव रूप से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी, मानो किसी प्रतिष्ठित मुद्रा में जबरदस्ती डाल दी गई हो। लाश की आंखों के गड्ढे खाली थे, अंदर कुछ भी नहीं था, बस 2 गहरे काले छेद थे, मानो आत्मा चूस ली गई हो। मैंने उसे पहचान लिया। वो कार्वर था। वह मर चुका था। उसके मुंह में एक छोटा सा काला डिब्बा ठूंसा हुआ था, मानो कोई बलि का पात्र हो। मैंने हाथ बढ़ाकर डिब्बे को बाहर निकाला और लगभग तुरंत ही पहचान लिया। ये एक उपग्रह का ब्लैक बॉक्स था। कुछ गड़बड़ थी, कुछ बहुत बुरी तरह गड़बड़ थी। मैं गड्ढे से लड़खड़ाकर बाहर निकला। मेरे पीछे कार्वर अपनी गहरी आंखों से मुझे घूर रहा था। मैंने जितनी तेजी से हो सकता था गाड़ी बढ़ा दी और पहियों से उड़ती धूल पत्थर के स्लैब को हमेशा के लिए दफनाती हुई प्रतीत हुई। मुझे पता था कि कार्वर मर चुका है। मैंने उसका शरीर अपनी आंखों से देखा। तो
चंद्र मॉड्यूल में वो कार्वर कौन था? उसने फुसफुसाते हुए कहा, हम दोस्त हैं। हेडसेट में मेरा नाम पुकारा, मेरे कंधे पर थपथपाया और मेरे साथ काम किया। लेकिन वो कार्वर नहीं था। वापस आते हुए मेरे दिमाग में बस टार्कोव की चेतावनी ही गूंज रही थी, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। चंद्र मॉड्यूल पर लौटने के बाद मुझे पता चला कि टार्कोव का शरीर गायब था, लेकिन कार्वर अभी भी वही था। वो वही पड़ा था, अभी भी खून बह रहा था। लेकिन वो कार्वर बिल्कुल नहीं था, वो कोई अनजान प्राणी था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो तुरंत बोला, तुम आखिरकार वापस आ गए, कैसे हो? आवाज अब भी कार्वर की ही थी, एक जानी पहचानी लय और लय के साथ। लेकिन मुझे पता था कि कार्वर मर चुका है, पूरी तरह से विकृत हो चुका है। वह प्राणी धीमे, चिंतित स्वर में बोलता रहा, पूछता रहा कि क्या मैं घायल हूं। मैंने अपनी धड़कन रोकी, अपनी पीठ से मेडिकल किट निकाली और फुसफुसाया, मैं इसे वापस ले आया हूं। मैं उसे ये एहसास नहीं होने दे सकता था कि मैंने उसके भेष को भांप लिया है और गायब सोवियत शवों को भी भूल गया हूं। मैंने उसका खून बहना बंद किया और उसके जख्मों पर पट्टी बांधी। फिर मैंने उसकी और अपनी सीट बेल्ट बांधी। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मुझे ब्लैक बॉक्स मिल गया है। मैंने उसे बताया भी नहीं कि मैं असली कार्वर से मिला था। जैसे ही इंजन चालू हुए, चंद्र मॉड्यूल धूल चीरता हुआ कांप उठा। सहारे का निचला हिस्सा चंद्र सतह पर ही रहा और पतवार अंतरिक्ष के अंधेरे में गोली की तरह धंस गई। मैंने पहले भी कहा है कि अंतरिक्ष में बिताए मिनट घंटों जैसे लगते हैं, लेकिन इस बार पूरी चढ़ाई एक पूरी सदी तक फैली हुई लग रही थी। मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, जैसे बेहोश हो जाऊं। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं उसे ये नहीं बता सकता था कि मैं सच्चाई जानता हूं। मुझे डटे रहना था, मुझे एकरमैन को बचाना था। चंद्रयान का निकटवर्ती कक्षीय यान सुचारू रूप से चल रहा था और एकरमैन अभी भी वहां था। हम पूरे समय उसके संपर्क में थे, लेकिन जब हम मिले तो सब कुछ बदल गया। वो बहुत खुश था। असफलताओं के बावजूद मिशन सफल रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कार्वर नहीं था। लेकिन मुझे पता था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली, एकरमैन को बाहर धकेला और डॉकिंग स्टेशन की ओर चल दिया। इसके तुरंत बाद वो चीज मेरे पास आने की कोशिश करने लगी। मैंने अपना पैर उठाया और उसके शीशे के छज्जे पर एक जोरदार लात मारी, जिससे तुरंत एक बड़ा सा छेद हो गया। मैंने एयरलॉक बंद कर दिया। एकरमैन पागल हो गया। वो मुझ पर झपटा, मुझे दीवार से सटा दिया। उसकी दहाड़ मेरे हेडसेट से गूंज रही थी। क्या कर रहे हो मिलर? क्या तुम पागल हो? टक्कर से मेरी आंखें धुंधली हो गई, लेकिन मैं डटा रहा और कर्कश स्वर में बोला, वापस जाओ। वो हैच मत खोलो माइक, वो कार्वर नहीं है, वो चीज कार्वर नहीं है, समझ रहे हो? मेरी आवाज भारी हो गई थी, मेरा गला फटने जैसा लग रहा था। एकरमैन स्तब्ध रह गया। वो एक हट्टा कट्टा आदमी था, अनगिनत लड़ाइयों का अनुभवी, लेकिन उस पल उसकी आंखें भर आई, आंसू बह निकले। मैं उससे दूर कंट्रोल पैनल की ओर बढ़ा, मेरा हाथ बढ़ा हुआ था, अंतिम पृथक्करण प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए तैयार। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं पीछे मुड़कर देखे बिना नहीं रह सका। डॉकिंग बे की छोटी सी खिड़की से वो अभी भी वही था। कार्वर के चेहरे वाली वो चीज हमें घूर रही थी, निश्चल। उसका भाव बिल्कुल स्थिर था, लेकिन वे आंखें, वे इंसानी नहीं थी। वे बिल्कुल काली थी, बिना सफेदी या पुतलियों के, मानो दो अथाह ब्लैक होल हो। उसका मुंह खुला, उसके कोने एक अस्वाभाविक कोण पर फटे हुए थे, मानो उसके चेहरे की मांसपेशियां भी फट गई हों, और एक तीखी चीख निकली। हम अंतरिक्ष में थे, लेकिन वो आवाज हमारी आत्माओं को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। फिर सब कुछ शांत हो गया। चंद्र मॉड्यूल ऑर्बिटर से अलग हो गया, डॉकिंग पोर्ट से अलग हो गया और अनंत अंधकार में तैर गया। उस क्षण के बाद वापसी यात्रा के 3 दिनों तक एकरमैन और मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं। पृथ्वी पर लौटने पर हमें तुरंत अलग थलग कर दिया गया और महीनों तक एक विशेष सुविधा में बंद कर दिया गया। किसी ने भी मिशन के बारे में कभी नहीं बताया और मुझे अभी तक ब्लैक बॉक्स की सामग्री के बारे में नहीं बताया गया है।
लेकिन सच कहूं तो इतनी सारी घटनाओं के बाद मैं वास्तव में जानना नहीं चाहता था। मुझे बस इतना पता था कि यह जानकारी पूरे चंद्रमा लैंडिंग कार्यक्रम को रोकने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार उन्होंने हमें जाने दिया, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, इस घटना के बारे में फिर कभी बात ना करना। उस दिन के बाद मैंने लेफ्टिनेंट एक्करमैन को फिर कभी नहीं देखा। मुझे लगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, जब तक कि एक दिन कुछ साल बाद मेरे दरवाजे की घंटी बजी। सूट पहने दो आदमी बाहर खड़े थे। उनके हाव भाव कठोर और पत्थर की तरह अपरिचित थे। उन्होंने बताया कि वे एक सरकारी एजेंसी से हैं, जिसका नाम हम नहीं बता सकते। कुछ सामान्य बातचीत के बाद उनमें से एक अचानक बोला। उसकी आवाज लगभग बहुत शांत थी। कैप्टन मिलर, क्या आपने हाल ही में लेफ्टिनेंट एक्करमैन से संपर्क किया है? मैंने सिर हिलाया। मिशन खत्म होने के बाद से मैं संपर्क में नहीं हूं। क्या हुआ? उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, दुर्भाग्य से एक्करमैन का शव कल दोपहर पास के जंगल में मिला। एक पल के लिए मेरी आंखें धुंधली हो गई और मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, इसलिए मैं अपनी कुर्सी पर वापस धंस गया। एक्करमैन और मैं ज्यादा करीब नहीं थे, लेकिन हमने साथ में ट्रेनिंग की और साथ में नर्क का सामना किया। उस अनुभव को शब्दों की जरूरत नहीं है। वो एक सच्चा साथी था, एक सच्चा दोस्त। बेचारा, उसकी मौत कैसे हुई? वे दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, मानो अपने शब्द चुन रहे हों। आखिरकार वे बोले, हमें अभी यकीन नहीं है, लेकिन उसके चारों अंग टूट गए थे और उसकी आंखें निकाल दी गई थी। मैं भूल गया हूं कि सूट पहने आदमी ने आगे क्या कहा। यही था वही राक्षस जिसने कार्वर को मार डाला था। मुझे लगा था कि हम उसे हमेशा के लिए गहरे अंतरिक्ष में छोड़ आए हैं, चंद्र मॉड्यूल के साथ शून्य में बहते हुए। लेकिन वो नीचे आ गया। एक्करमैन मर चुका था। क्या उसका अगला निशाना मैं होऊंगा?